अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। तुलसी के अच्छी बढ़वार हेतु किए जाने वाले समसामयिक कार्य, परवल की अधिक उपज देने वाले किस्में और रोपण तकनीक, तुलसी एक औषधीय पौधा है और प्रदेश के कुछ भाई इसकी व्यावसायिक खेती भी करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने इसकी फसल लगा रखी है वो इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अमल में लाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नागेंद्र कुमार। हाँ किसान भाई, आप तो अब खेतों में तुलसी की रुपाई हो चुकी होगी और आप लोग खाद उर्वरक भी डाल चुके होंगे, लेकिन जो आधा खाद अभी नहीं डाले होंगे तो वो कब निश्चित समय पे डालें ताकि उसका अधिक से अधिक उपयोग पौधा कर सके। तो जैसा कि जो पहला खाद आपने डाला होगा अच्छी पैदावार के लिए, लेकिन जो आधी नाइट्रोजन की खाद बची हुई है उसको आप जो शेष मात्रा है उसको दो बराबर भाग में बांट लें और रोपाई के एक एक महीना के अंतराल पर उसको अपने खेत में डालें। इससे क्या होगा कि जो फसल की बढ़वार है वो अच्छी तरह होगी। मैं किसान भाई को सिंचाई के बारे में बता रहा हूँ कि तुलसी में यदि वर्षा का अभाव हो तो एक महीना के अंतराल पर 2 सिंचाई करें। अगर अभाव नहीं हो खेत में तो सिंचाई की अति आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद मैं उनको बता रहा हूँ कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं। अभी हम जान रहे हैं कि जो अभी हमारा तुलसी खेत में खड़ा है वो लगभग 20 से 25 दिन का हो गया होगा। तो इसके लिए आप एक निकौनी अवश्य करें रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद, और यदि जरूरत लगे कि दूसरी निकौनी करना चाहिए तभी करें उसको। ऐसे तो हम जान रहे हैं कि तुलसी एक औषधीय पौधा है और इसमें बहुत कम रोग और कीट लगते हैं, परंतु अभी देखा गया है कि कभी कभी तुलसी में रस चूसने वाले कीट दिखाई देते हैं और ये फसल को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। जैसे कि वो जो पत्ती होते हैं, फूल होते हैं, उसका रस चूस लेते हैं और वो सूखने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो तुलसी के पत्ती या जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें जो तेल की मात्रा होती है वो कम होती चली जाती है और इसका बाजार भाव भी कम हो जाएगा। जब आप तेल निकालेंगे तो तेल कम निकलेगा। तो इसके लिए किसान भाई को मैं सलाह देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पौधे पर रस चूसने वाली कीट दिखाई दे तो आप नीम ऑयल जो होता है उसका प्रयोग करें, और इसका प्रयोग करना है 1 मिलीलीटर नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करें 15 दिन के अंतराल पर। दूसरा है, इसके बाद आता है फसल सुरक्षा चक्र के बाद फसल कटाई, क्योंकि तुलसी में जो हम फसल लगाते हैं वो मुख्यतः लगाते हैं उसके तेल के लिए। तो तेल की मात्रा कब फसल में सबसे अधिक होगी उसकी मैं आपको जानकारी बताता हूं, और उसी समय आप फसल काटें ताकि अधिक से अधिक तेल आपके तुलसी के पौधा से निकल सके। तो तुलसी की कटाई के लिए रोपाई के 80 से 90 दिन के भीतर फसल को काट लेना चाहिए। कटाई कब करना है? कटाई आपको उस समय करना है जब अभी आप देख रहे हैं कि चमकीली धूप के दिन में ही कटाई करें, ताकि जो तेल की उत्तम क्वालिटी है वो उस समय बरकरार रहती है। कटाई उस समय
उस समय करें जब आप देखेंगे कि तुलसी में 80 से 90 के दिन के बीच में फूलों का आना और बीज बनना प्रारंभ हो जाता है। तो इस स्थिति में जब आप कटाई करते हैं तो आपको अधिक से अधिक तेल की पैदावार उस तुलसी के पौधे से मिलती है। और कटाई करने में एक ध्यान रखें विशेष कि जब भी आप कटाई करें जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर कटाई करें, ताकि भविष्य में अगर दूसरी कटाई करना हो तो उस पौधे से हम ले सकते हैं। तो मैं जो अभी ये सारा चीज बताया, फसल कटाई, फसल सुरक्षा चक्र, सिंचाई और खाद उर्वरक, इन सभी का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अभी जो आपके खेत में फसल खड़ा है उससे आप अच्छी फसल ले सकते हैं और आपका जो पैदावार है अच्छा होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। परवल की अधिक उपज देने वाले किस्में और रोपण तकनीक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अगर आप परवल की खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त समय चल रहा है, लेकिन आप परवल की खेती से अधिक लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव कर रोपाई करते समय तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो किसान भाइयों, कौन कौन से हैं ये बिंदु, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली, जिला मुजफ्फरपुर के डॉक्टर LM यादव। देखिए, परवल लगाने का समय तो शुरू हो गया है। अब जमीन की स्थिति के हिसाब से इसको लोग थोड़ा आगे पीछे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको अमूमन जो सुझाव देते हैं वो अगस्त से नवंबर तक लगाया जा सकता है। अब इसके लिए कतार से कतार की दूरी 2 मीटर रखिए और आपस में 2 पौधों के बीच की दूरी 2 मीटर। फिर आपको 40 क्यूबिक सेंटीमीटर का गड्ढा बनाना चाहिए और फिर उस गड्ढा में लगभग 3 से 5 किलोग्राम कंपोस्ट सड़ी हुई जो गोबर की खाद होती है और करीब करीब 250 ग्राम अंडे की खली या नीम की खली उसमें दीजिए। फिर करीब 100 ग्राम जो है सिंगल सुपर फास्फेट और करीब 25 ग्राम के आसपास जो है वो म्यूरेट पोटास, उसको दे करके और 10 से 15 ग्राम प्रति कट्ठा जो है वो थीमेट वगैरह या फॉलीडाल डस्ट जो है 10% उसको मिला करके गड्ढे को भर देते हैं। फिर उसमें लगभग 60 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर लंबी जो लत्ती होती है उसको रिंग टाइप का बना करके लत्ती का जो दोनों सिरा कटा हुआ होता है वो नीचे की तरफ रख करके गड्ढे में दबा करके अच्छे से खूब प्रेस करके दबा देते हैं। इस तरीके से लगाया जाता है। हमारे बिहार में जो अच्छी किस्में हैं जो हमारे विश्वविद्यालय ने काम करके बताया है उसमें राजेंद्र परवल 1 है और राजेंद्र परवल 2। इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश की फैजाबादी परवल 1, 3 और 5 है। तो किसान भाई इनमें से जो भी इनको जहाँ से लत्ती मिल सकती है उसका चयन करके लगाना चाहिए। किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि लत्ती का वो चयन कैसे करेंगे। अमूमन क्या होता है, अगर वो खेत में जाएं तो देख लें कि जो पौधे के जहाँ से पत्ती निकलती है वहाँ पर सटा हुआ जो फूल लगता है वो मादा पौधे का निशानी है और एक पत्ती के कोने से एक लंबा डंठल निकलता है उसके ऊपर जो फूल बनता है वो नर पौधे का निशानी है। क्योंकि ये डायसियस टाइप का पौधा है, इसमें नर और जो मादा फूल होता है अलग अलग पौधों पर होता है। तो वो अच्छे फलन के लिए वो नर पौधे का 5 से 10% खेत में होना बहुत जरूरी होता है। चाहे ऐसा कर लें कि 9 लाइन लगा लिया मादा पौधे का, इसके बाद 1 लाइन नर पौधा लगा देना चाहिए। और चूंकि आगे ठंडक पड़ेगी तो इसका विकास उस समय नहीं होता है, वो सुप्तावस्था में पौधा चला जाता है। तो उस समय आप उसमें सिर्फ पानी तो जरूर दें लेकिन खाद वाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्रियाएं परवल की खेती में किसान भाइयों को अपनाना चाहिए जिससे वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पशु को ब्याने के बाद आने वाली समस्याएं और इनका निदान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पशुपालन में कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है और ऐसी एक समस्या पशु के ब्याने के बाद आती है, जिससे पशु के स्वास्थ्य पर काफी विपरीत असर पड़ता है। साथ ही पशुपालक भी परेशान हो जाते हैं। हमारे बीच जिला कटिहार के एक पशुपालक भाई मौजूद हैं। वो बताएंगे आपको पशुओं से जुड़ी हुई इन समस्या के बारे में। तो चलिए मिलते हैं उन्हीं से। भैंस 7 बजे बच्चा दिया है और 12 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक जर नहीं गिराए हैं। समस्या हो रही है कि अब खाना नहीं खा रही है। हाँ, इसका इलाज चाहते हैं, कैसे कैसे सुधार हो। किसान भाइयों, पशुओं में इस प्रकार की समस्या ना आए, इसके लिए आप इनका प्रबंधन और देखरेख किस प्रकार से करेंगे, आइए जानते हैं जिला कटिहार के पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रेमचंद्र सिंह से। आमतौर पर देखा गया है कि जो भी हाइब्रिड नस्ल की गाय हैं या फिर भैंस हैं, उसमें प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी जड़ फंस जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। पशुपालक भाइयों, इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने से आप बहुत सी क्षति होने से बच सकते हैं, जैसे दूध उत्पादन कम होना, भैंस या गाय का कम खाना, कमज़ोर हो जाना इत्यादि। सर्वप्रथम किसान भाई, आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका जानवर जब कभी बच्चा देती है तो उसके अधिकतम 8 से 10 घंटे के अंदर जर निकल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप किसी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के इसका उचित उपाय निकालेंगे। इसके बारे में हम किसान भाइयों थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे कि ये आखिर होता क्यों है। किसान भाई, ऐसा देखा गया है कि बहुत से किसान बंधु आमतौर पर गायों को या भैंस को या जो भी जानवर पालते हैं, खाना तो प्रचुर मात्रा में देते हैं, परंतु जो खाना मिलना चाहिए, इससे मेरा मकसद है कि जिस खाने में मिनरल, कैल्शियम, विटामिन ये इत्यादि होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलने से गाय या भैंस में या जो भी जानवर किसान बंधु पालते हैं, उसमें ऐसी समस्याएं देखा जाता है कि जड़ निकलने में परेशानी होती है। इस बीमारी में, जिसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं, ये बहुत सारी और भी कारणों से होता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या और भी किसी तरह का इन्फेक्शन हो, जिसके कारण इस जानवर में इस तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जानवरों में जहां क्रैंक होता है वहां पर इन्फेक्शन करके और उसे कमज़ोर बना देता है और वो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का कारण बनता है। अतः किसान बंधु, हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जब कभी भी जो कोई भी गाय, जानवर या जो कुछ भी पालते हैं, जिस समय वो गर्भवती हो, उसे प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मिनरल और विटामिन्स देनी चाहिए, जिससे आपके जानवरों में ऐसी कमजोरियां ना हो और इस तरह की समस्याएं से आप बच सकते हैं। किसान बंधु, अगर ये समस्याएं आ जाती हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें किसी उचित सलाह के बगैर आप कुछ भी ना करेंगे, क्योंकि जड़ ऐसा भाग है जो बच्चा गर्भ में पलता है, उसका अवशिष्ट वो बचा हुआ है, और अगर 8 से 10 घंटे तक अगर आप उसे नहीं निकालेंगे तो वो शरीर में एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि 8 से 10 घंटे के बाद बच्चेदानी का मुंह यानी कि औस बंद होना शुरू हो जाता है, और अगर जर नहीं निकलता है तो वो फिर आप ऐसा देखेंगे कि जो भी अपशिष्ट है यानी विष पैदा करने वाले जो भी उसमें पदार्थ है वो शरीर में पुनः अवशोषित होने लगता है। अतः इसमें सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि निकालने के क्रम में देखा गया है कि जहाँ पर बच्चा होता है, यानी आमतौर पर हम आप लोगों की भाषा में ये बताना चाहेंगे कि बच्चेदानी के अंदर जहाँ बच्चा पल रहा होता है वो क्रैंक यानी शॉक एब्जॉर्बर जिसको कहते हैं, वो क्रैंक के अंदर चारों तरफ से घिरा रहता है और वो उसका जड़ उस क्रैंक में फंसा रहता है। अतः किसान बंधु, आप देखेंगे कि उस जड़ को प्रत्येक क्रैंक से बारी बारी करके छुरा करके अलग करना पड़ता है, तत्पश्चात उसे निकालना चाहिए, क्योंकि अगर प्रत्येक क्रैंक को हम नहीं छुड़ाएंगे तो वो फिर क्रैंक के अंदर जमा रहेगा और वो फिर विष पैदा करेगा, यानी वो अपशिष्ट शरीर में एब्जॉर्ब होकर के विष पैदा करेगा और आपके जानवरों में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए किसान बंधु,
ऐसा कभी ना करेंगे कि किसी अप्रशिक्षित आदमी से ऐसा करवाएंगे जिससे जर सही मात्रा में, सही रूप में और सही विधि से नहीं निकल सके और आपका जानवर बीमार हो जाए। अतः किसान बंधु से हम आग्रह करेंगे कि इस तरह से की सावधानियां बरतें जिससे ऐसी बीमारियां न हो, यानी कि आप अपने जानवरों को प्रॉपर देखरेख करें, सही मात्रा में कैल्शियम, मिनरल और विटामिन का प्रयोग करें और अगर इस तरह की बीमारियां होती है तो उचित सलाह लेकर के, पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के आप इसे निदान करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। और माझी, जिला रांची से मोहम्मद आरिफ जी, आप मुर्गियों में खूनी दस्त रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो मोहम्मद आरिफ जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। काकसिडियोसिस रोग या खूनी दस्त रोग मुर्गियों में ये बहुतायता से पाया जाता है और आजकल का जो वर्षा ऋतु का मौसम है, इस मौसम में ये बीमारी आमतौर पर होती है। वैसे तो ये बीमारी किसी भी आयु के पक्षियों में हो सकती है, लेकिन जो वृद्धशील पक्षी हैं, जो पक्षी 15 दिन से लेकर के 12 सप्ताह की आयु के हैं, उनमें ये बीमारी अधिकता से होती है। यानी कि ग्रोवर पक्षियों में या जो कठोर मुर्गियां हैं, उनमें ये बीमारी बहुत होती है। ब्रायलर पक्षियों में भी ये बीमारी होती है। ये बीमारी आमतौर पर आंतों में होती है और आंत जब इससे जो है खून भर जाता है और आंत कमज़ोर हो जाती है और जिसकी वजह से पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। ये रोग फैलता कैसे है? ये रोग आंतों में मुंह के माध्यम से जाता है। जो दूषित बिछावन है, दूषित पानी है या दूषित दाना है, उसमें इस रोग के जो अंडे पाए जाते हैं और वो पक्षी के द्वारा खा लिए जाते हैं और जिससे ये पक्षियों की आंतों में धीरे धीरे पैदा होते रहते हैं और पैदा होने के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी जब एक बार अंडे खाए जाते हैं तो 7 दिन के अंदर उत्पन्न हो जाती है। यदि आज अंडे खाए गए हैं मुर्गियों के द्वारा तो वो 7 दिन तक वो बीमारी कर देते हैं। इस बीमारी के जो रोगग्रस्त पक्षी हैं, आमतौर पर जैसे नम बिछावन है या गंदा या भीड़ भाड़ युक्त आवास है या जो मैंने बताया जैसे कि दूषित जल है, दूषित दाना पानी है या गंदे हाथ हैं या पैरों के माध्यम से, इन सब माध्यमों से ये रोग फैलता है। जो बीमार पक्षी हैं और स्वस्थ हो जाते हैं वो भी इसके अंडे प्रसर्जित करते हैं और जिसकी वजह से ये आवास को प्रदूषित करते हैं और यदि वहाँ पर दूसरे पक्षी रखे जाते हैं तो इसमें ये बीमारी हो जाती है। इसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं, आमतौर पे तो लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, फिर भी ज़मीन पर रक्तयुक्त जो है बीट पाई जाती है, रक्तयुक्त जो है मल पाया जाता है। रोगी को जो पक्षी हैं वो सुस्त दिखाई पड़ते हैं, वो अपने गर्दन पंखों के अंदर छिपा करके आंखें बंद करके सोते हुए दिखाई पड़ते हैं, इकट्ठे होकर के दिखाई पड़ते हैं कई बार। और इन पक्षियों में कलगी या गलधानी का जो रंग है वो पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि इसमें खून की कमी हो जाती है। जो खून है वो आंतों में भर जाता है और धीरे धीरे बीट के माध्यम से वो निकलता रहता है। जो ये तीव्रता से होता है उसमें रोगी पक्षी मर जाते हैं और यदि मरे हुए पक्षियों का 100 परीक्षण करेंगे तो इनकी आंतों में खून पाया जाता है और इसमें 2 तरीके का होता है, एक आंतों में होता है, एक सीकम में होता है, जिसको हम सीकल काकसिडियोसिस कहते हैं। आंतों वाली को आंतों की काकसिडियोसिस कहते हैं। आमतौर पे जो सीकल काकसिडियोसिस है, जो सीकम में पाई जाती है, वो बहुत होती है और इस रोग की रोकथाम के लिए जो है कुक्कुटशाला की सफाई रखें, उसको बिछावन गीला ना होने दें, जो हम दाने में प्रयुक्त होने वाले घटक हैं उनकी वो अच्छी किस्म के होने चाहिए, उनमें किसी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए। और एक इसके लिए दाने में मिलाने वाली दवाइयाँ आती हैं जिनको हम शुरू से देते हैं, 1 दिन की आयु से लेकर के 20 सप्ताह की आयु तक अंडे देने वाली मुर्गियों में और ब्रायलर पक्षियों में 1 दिन की आयु से लेकर के बेचने के दिन तक देते रहते हैं।
जैसे सेलिनोमाइसिन है, मोनेंसिन है, मधुरामाइसिन है, इनमें से कोई भी एक दवा दाने में मिलाएंगे तो इस रोग के फैलने की संभावना बहुत कम होगी। यदि ये बीमारी हो गई है तो इसके लिए एक एम्प्रोलियम हाइड्रोक्लोराइड के नाम से दवा उपलब्ध है। उसको 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लगातार 5 से 7 दिनों तक पिलाएंगे। साथ में इसके विटामिन देंगे। विटामिन में ध्यान रखें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं देना है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में एक थायमीन जो होता है वो इस रोग को बढ़ाने में सहायक होता है। तो इसलिए विटामिन ए, D3, EC का प्रयोग करेंगे। साथ में जो खून बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो दे सकते हैं, जिनको हम हीमेटिनिक्स कहते हैं, हीमोकेयर है या कोई अन्य हीमेटिनिक दे सकते हैं। और किसान भाई यदि इस तरीके से अपने मुर्गियों का या ब्रायलर पक्षियों का पालन पोषण करेंगे तो इस बीमारी के होने की संभावना बहुत कम होगी। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वर्षा जल संग्रहण की तकनीक और इसके लाभ, पत्ता गोभी के अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत किस्में और रोपाई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।